एक अनार 100 बीमार कड़ी 12। सूत्रधार मंच पर आता है, दर्शकों से संबोधित होता हुआ कहता है, देवियों और सज्जनों, ये दिल भी क्या अजीब शय है, कब दिमाग ख़राब कर दे कुछ पता चलता है। श्रीमती दीपा को लेकर मनोहर लाल गया है जनरल सेक्रेटरी के पास। पता नहीं क्या सोचकर मलिका एक गहरा सांस छोड़कर बाहर की ओर चल देती है। उसके इस व्यवहार पर चकित सा बीनू उसके पीछे हो लेता है। उसके पास पहुंचता है और पूछता है, क्या पूछता है? तो देवी और सज्जनों, ये आप उनकी जुबानी सुनिए, मैं चलता हूँ, आप उन दोनों की बात का आनंद उठाइए। कहकर सूत्रधार चला जाता है। मंच पर पहले मलिका का प्रवेश होता है। उदास सी उसके पीछे बीनू, मलिका जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों को देखकर मुझे उस बंजारे की याद आ गई। वो कश्मीरी था, गलियों गलियों गर्म कपड़े बेचता। हमने एक शाल लेने के लिए अपने घर बुलाया था उसे। देर तक मूल भाव होता रहा। जब बात ना बनी तो वो हमारे घर से मायूस सा जैसे गठड़ी उठा कर गया था। उसके जाने के बाद मैं पहरों रोती रही। कुछ ऐसा ही हाल तुम लोगों को देखकर मेरा हो गया है। लौट जाओ अपने घर, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। भावुक सी होकर बोली मलिका। आपके पापा तो बड़े यकीन से मेरी मम्मी को लेकर अंदर गए हैं, बोला बीनू। एक कहानी सुनाऊं आपको? मलिका बोली। हाँ हाँ सुनाइए। एक नेक दिल शख्स एक ठग के यहाँ पहुँचा। ठग गया हुआ था बाहर ठगी के लिए। तो उसकी घरवाली ने उसे बाहर बिठाया और अंदर जाकर लगी जलते तवे पर पानी डालने, यह जताने के लिए कि वह उसके लिए मालपुए बना रही है। रोक रही थी कि कब ठग बाहर से आए और उसे लूट ले। आप क्या कहना चाहती हैं, समझ गया। तो आप भी हम लोगों को ठगने वाले हैं? हम कहाँ ठगने वाले हैं, तुम लोग ही ऐसा दांव खेलने चले हो जिसकी भरपाई उम्र भर नहीं हो सकती। लौट जाओ अपने घर। ये सुनकर देखने लगा एकटक बीनू मलिका की ओर। बोला, काश आप धनवान की बेटी ना होती तो इतनी नेक दिल, इतनी नेक सीरत। बोला बीनू, आपकी खुशी के लिए मैं हर हद पार कर जाता। अच्छा ये बात है, बिल्कुल। तभी अंदर से दीपा और मनोहर का प्रवेश होता है। बीनू मनोहर की ओर मुड़ता है, पूछता है, अंकल जी क्या कहा जनरल सेक्रेटरी साहब ने? और क्या कहना था? बोला आपकी मम्मी को कि टिकट आपकी हो जाएगी, बस अब आप जाकर डोर टू डोर कैंपेन कीजिए। बस उससे पहले क्या? उससे पहले एक अटैची उस जनरल सेक्रेटरी को पहुंचाना पड़ेगा। अगर अटैची ना दिया तो? प्रश्न किया बीनू ने। तब तो भाई टिकट मुश्किल है। बीनू दीपा की ओर मुड़ता है, बोलता है, मम्मी आप मेरी एक बात सुनेंगी? हाँ कहो। यहाँ नहीं, उधर चलकर बताता हूँ, चलो। दोनों मंच के अगर भाग पर आते हैं। बीनू अपनी मम्मी को मलिका की ओर इशारा करके कहता है, मम्मी मैंने बातों ही बातों में इस मलिका से सच्चाई उगलवा ली। कैसी सच्चाई बेटा? यही कि वो हमारे साथ यहाँ किस मंतव से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। हाँ, किस लिए आए हैं? ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको टिकट दिलवाने नहीं, उस मलिका को टिकट दिलवाने के लिए आए हैं।
ये मुझे भी लगता था, बोली दीपा। लेकिन बेटा, मैं भी 20 साल से राजनीति में हूँ। देखना कैसे चक्कर चलाती हूँ। चक्कर चलाते चलाते मम्मी, कहीं आप खुद ही घनचक्कर मत बन जाइए। मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली बेटा, देखते जाओ। तो अब चलें? हाँ चलें। दोनों मनोहर लाल के पास आते हैं। मनोहर लाल के पास आकर दीपा मनोहर से संबोधित होकर कहती है, तो भाई साहब अब चला जाए यहाँ से, वो कल डोर टू डोर कैंपेन करनी है ना। हाँ वो तो ठीक है, मनोहर लाल बोला। पहले वो अटैची, वो कुछ पैसे आप कर लेती और कुछ मैं। तो ये सुनकर दीपा मुस्कुराई, बोली, अभी मेरे ध्यान में एक बात आई है। वो क्या? राजनीति में 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो पैसा या न्यूसेंस वैल्यू। पैसा तो हमारे पास इतना नहीं है अटैची भर कर देने का, न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। डोर टू डोर कैंपेन करने के बहाने इतनी न्यूसेंस क्रिएट करूँगी कि पार्टी को किसी और को टिकट देने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। तो यह सुनकर थोड़ा सा घबरा गया मनोहर लाल। बोला, ये तो बात बिगड़ रही है। बोला, चलो इतना रिस्क भी क्यों लेना, अगर आप पैसे नहीं देंगी कोई बात नहीं, आपके हिस्से की भी मैं ही दे देता हूँ, लेकिन टिकट आपको दिलवा कर छोड़ेंगे। बस आप एक काम कीजिए। वो क्या? पूछा दीपा ने। डोर टू डोर कैंपेन करते वक्त मेरी बेटी को भी अपने साथ रखिए। अरे भाई साहब, ये तो मैंने पहले ही सोच रखा है। सुना है ये आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में प्रधान है, अच्छा लेक्चर देती होगी, तो जब कैंपेन करने जाऊंगी तो उसको लेकर जाया करूंगी। मुझे तो इतना लेक्चर देना नहीं आता, यही लेक्चर दिया करेगी। तो एक बात मैंने और सोच रखी है, दीपा बोली। वो क्या? पूछा मनोहर ने। अगर मुझे पार्टी टिकट दे देती है। लो, मनोहर बोला, जब मैं अटैची दे रहा हूँ तो पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? हाँ, अगर पार्टी ने टिकट मुझे दे दिया जब मैं नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने जाऊंगी, बोली दीपा, तो मैं कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपनी इस प्यारी गुड़िया का नाम भरूंगी। बड़े प्यार से उसने मलिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, बिल्कुल, बोली दीपा। और मनोहर लाल मन ही मन बड़बड़ाया, कहने लगा मन ही मन, खूसट बुढ़िया, एक बार हल्के की टिकट मिल जाए मेरी बेटी को, तुम्हारे साथ इसे डोर टू डोर कैंपेन करवाने भेजा करूँगा। लोगों में इसकी हो जाएगी पहचान। फिर बुढ़िया, तुझे मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकूँगा। सोच रहा था ये, उसको ऐसे सोचता देख पूछा दीपा ने, क्या सोचने लगे भाई साहब आप? सोच रहा हूँ, बोला मनोहर। आप मुझे भाई साहब नहीं, समधी साहब कहा कीजिए। समधी साहब? वो तो तभी कहूँगी, दीपा बोली, अगर आपकी बेटी मेरे लाडले को यस कहे। वो क्या कहते हैं, इलू इलू कहे। तो वो तो, बोला मनोहर, कब की कह चुकी है, क्यों बेटा? पूछा मलिका से मनोहर ने। हाँ पापा, मैं तो मानी मान इनको इलू इलू कह रही हूँ, लेकिन इनका बेटा, इन्होंने कभी मुझे इलू इलू नहीं कहा। वो तो मैं बोल दूँगा, चलिए पहले मैं अपने पापा से बात कर लूँ, वीनू बोला। अरे अपने पापा से बात करेंगे आप? हाँ, दीपा बोली, ये बड़ा फर्माबरदार बेटा है ना, अपने पापा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। अच्छा, प्यार के लिए भी अपने पापा से ही
पूछेगा और क्या, कमाल है। मनोहर सिंह बोला, अजी कमाल क्या, धोती फाड़कर रुमाल कहिए। उधर मंच के अग्रभाग पर आया बीनू। फ़ोन मिलाया उसने अपने पापा को, बोला पापा आपकी कहानी का एंड क्या है? बताया था ना बेटा। तो वीर भी एक ओर से मंच पर प्रवेश कर गया। बोला, बताया था ना बेटा, टिकट वो सेठ ही ले जाता है, पर माँ बेटा दोनों हरिद्वार की गाड़ी पकड़ने के लिए खड़े हैं। लड़की आकर उसको टाटा बाय बाय कहती है। अब आप अपनी कहानी का एंड बदलिए पापा जी, पिताश्री कहानी का एंड बदलिए। क्यों? यहाँ कहानी कोई और ही मोड़ ले रही है। क्या मोड़ लेगी मैं आपको बताऊंगा। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तो जनाब यहाँ कड़ी हुई 12 ख़त्म। 13 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।